आज हम आप लोग को जो है इंटर सेकेंड ईयर में कॉमर्स में पूछे जाने वाले अकाउंट विषय से लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है अक्सर आप लोग को 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। इसका आंसर हम देंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश है। यह वास्तविक खाता भी कहलाता है। ठीक है, यह खाता कैसा होता है, यह वास्तविक खाता भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता के 2 उद्देश्य बतावें। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता के 2 उद्देश्य बताएं। 2 उद्देश्य कौन कौन होंगे, सबसे पहले देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का मुख्य उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए जो पहला होगा वो रोकड़ प्राप्तियों में होगा एवं दूसरा जो होगा भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। ठीक है, क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए पहला होगा रोकड़ प्राप्तियों के लिए एवं दूसरा होगा भुगतान का सारांश प्रस्तुत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की कोई 2 विषय वस्तु बतावें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है साझेदारी संलेख की कोई 2 विषय वस्तु बताएं। तो पहला विषय वस्तु होगा इसका फॉर्म का नाम व पता जानना और दूसरा होगा साझेदारी के नाम व पते जानना। ठीक है, पहला क्या है, फॉर्म का नाम और पता और दूसरा है साझेदारी का नाम और पते। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा एक साझेदार के पूंजी खातों के नाम पक्ष में दर्शाए जाने वाली किन्हीं 2 मदों की सूची दें जब पूंजी स्थिर हो। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एक साझेदार के पूंजी खातों के नाम पक्ष में दर्शाए जाने वाले किन्हीं 2 मदों की सूची दें जब पूंजी स्थिर हो। इसका आंसर देंगे हम। पहला होगा समझौते के अंतर्गत आहरण, समझौते के अंतर्गत आहरण तथा दूसरा हो जाएगा इसका पूंजी का अंतिम शेष। क्या है आंसर इसका, फिर से देख लेते हैं। समझौते के अंतर्गत आहरण तथा दूसरा हो जाएगा इसका पूंजी का अंतिम शेष। अगला क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। इसका आंसर देंगे साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में हो जाता है। ठीक है, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन जो है निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। पहला है इसका नए साझेदार का प्रवेश होने पर और दूसरा हो जाएगा वर्तमान साझेदारी के मध्य लाभ का विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। ठीक है, कब हो सकता है पुनर्गठन की स्थिति, जब नए साझेदार का प्रवेश होगा तथा जब उसका साझेदार के बीच जो है लाभ का विभाजन का जो अनुपात में अगर परिवर्तन होगा तब इसका पुनर्गठन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम त्याग अनुपात देख लेते हैं क्या होगा। त्याग अनुपात तो वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से के कुछ भाग का त्याग का अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं, वह त्याग अनुपात कहलाता है। ठीक, फिर से पढ़ लेते एक बार। वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से के कुछ भाग का त्याग का अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं तो वह त्याग अनुपात कहलाते हैं। अब देख लेते हैं लाभ अनुपात क्या होगा।
लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको भी फिर से देख लेते हैं। वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं, वह हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो लाभ और त्याग अनुपात और लाभ अनुपात के बारे में बता दिए। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों किया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा, पहला होगा इसका संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना। दूसरा कंडीशन होगा इसका पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में बांटना। ठीक है, साझेदार के प्रवेश के समय मूल्यांकन खाता क्यों तैयार किया जाता है तो समझ लिए, इसलिए तैयार किया जाता है जब संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना होता है या पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में बांटना होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं एक बार। एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे? इसका आंसर देंगे इस प्रकार, एक साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उसे निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार होता है। ठीक है, पहला, पिछले आर्थिक चिट्ठा के अनुसार पूंजी शेष। दूसरा, ख्याति में उसका हिस्सा। तीसरा, संपत्तियों और दायित्वों में पुनर्मूल्यांकन में उसका हिस्सा। चौथा, विभिन्न संचयों एवं अवतरित लाभों में हिस्सा। पांचवा होगा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा इत्यादि। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त मदों में योगफल से उस राशि को घटा दिया जाएगा जिसे यदि उस साझेदार ने ऋण के रूप में लिया हो। ठीक है, इसके विपरीत अवितरित हानि हिस्से को भी घटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियात कौन कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियात कौन कौन सी है? इसका आंसर देंगे हम इस तरह, पहला हो जाएगा समय के आधार पर और दूसरा हो जाएगा इसका विक्रय के आधार पर। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा इसका समय के आधार पर, दूसरा विक्रय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई दो आधार बतावे जिन पर न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कोई दो आधार बतावे जिन पर न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। इसका आंसर हम दे सकते हैं इस प्रकार, न्यायालय निम्न आधारों पर फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। ठीक है, जिसके लिए पहला हो जाएगा साझेदार के पागल होने पर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जब साझेदार दुराचरण के लिए दोषी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसूली खाता तैयार करने के कोई दो उद्देश्य बताएं। ठीक है, कि वसूली खाता क्यों तैयार किया जाता है? तो इसका एक उद्देश्य होगा संपत्ति और दायित्व के खाते को बंद करना, इसके लिए खाता तैयार किया जाता है। दूसरा होगा कि संपत्तियों की वसूली और दायित्व के भुगतान पर लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, समझ गए कि वसूली खाता तैयार करने के
दो उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहला उद्देश्य हो सकते हैं जो संपत्ति और दायित्व खाते को बंद करना होगा या संपत्ति की वसूली और दायित्व के भुगतान पर लाभ हानि खाते की जानकारी प्राप्त करना होगा, इसलिए वसूली खाता तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनी से क्या आशय है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सरकारी कंपनी से क्या आशय है? तो सरकारी कंपनी से आशय ऐसे कंपनी से है जिसकी चुकती अंश पूंजी के कम से कम 51% भाग स्वामित्व केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों के पास हो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सरकारी कंपनी से क्या आशय है? इसका आंसर इस तरह देंगे कि सरकारी कंपनी से आशय ऐसे कंपनी से है जिसकी चुकती अंश पूंजी के कम से कम 51% भाग स्वामित्व केंद्रीय सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो अथवा किसी भी सरकार के पास होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों से क्या आशय है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रीमियम पर निर्गमित अंशों से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देंगे इस तरह से, जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों का मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो यह अधिमूल्य पर अर्थात प्रीमियम पर निर्गम कहलाता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों का मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो वह अधिमूल्य पर अर्थात इसको प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। जैसे कि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले अंशों पर 12 रुपये की दर से निर्गमन करना है तो यहाँ प्रीमियम जो हो जाएगा 2 रुपया प्रति अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 रुपया प्रति अंश हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट्टों पर अंशों के निर्गमन हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के 2 प्रावधानों को बतावे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं कि बट्टे पर अंशों के निर्गमन हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के 2 प्रावधानों को बतावे। तो इसका पहला प्रावधान होगा कि एक कंपनी को इस अधिनियम में प्रावधान किए गए को छोड़कर अन्य स्थिति में डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर से एक और समझ लेते हैं। एक कंपनी को इस अधिनियम में प्रावधान किए गए को छोड़कर अन्य स्थिति में डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। और दूसरा प्रावधान होगा यदि कंपनी के जनरल मीटिंग में डिस्काउंट दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव पास हो जाए तभी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। यदि कंपनी के जनरल मीटिंग में डिस्काउंट दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव पास हो जाए तभी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 उद्देश्यों को बताएं जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपभोग कर सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 उद्देश्यों को बताएं जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपभोग कर सकती है। तो इसका हम आंसर इस तरह दे सकते हैं। पहला जो होगा कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। ठीक है, और दूसरा होगा विद्वान अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। पहला क्या होगा? कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, और दूसरा जो होगा विद्वान अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। ठीक है, इस तरह से हम आप लोग को 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। ये क्वेश्चन सारा जो है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं।
और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।